आज के इस अपलोड की शुरुआत मैं कर रही हूँ महाप्राण निराला की कविता के साथ, जिसका शीर्षक है और कुत्ता भौंकने लगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान से सुने और फिर मुझे बताएं कि ये कौन सी भाषा है जिसमें कुछ शब्द संस्कृत, कुछ फारसी और एक शब्द अंग्रेजी का भी है। कविता बहुत सुंदर है और इस प्रकार से है। आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं। एक हफ्ता पहले पाला पड़ा था। अरहर कुल की कुल मर चुकी थी। हवा हाड़ तक बेध जाती है। गेहूं के पेड़ ऐठे खड़े हैं, खेतीहरों में जान नहीं। मनमारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, एक दूसरे से गिरे गले बातें करते हुए। कोहरा छाया हुआ, ऊपर से हवाबाज उड़ गया। जमींदार का सिपाही लट कंधे पर डाले आया और लोगों की ओर देखकर कहा, डेरे पर थानेदार आए हैं। डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, 1 हफ्ते के अंदर देना है। चलो बात दे आओ। कौड़ी से कुछ हटकर लोगों के साथ कुत्ता खेतीहर का बैठा था। चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ और भौंकने लगा, करुणा से बंधु खेतीहर को देख देख कर। इसी भाषा में मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी उपन्यासों और कहानियों को लिखा। ये है हमारी और आपकी भाषा हिंदी, हिंदुस्तानी, जो कि एक बहुत लोकप्रिय और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आप वर्ल्ड में देख लीजिए तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में इंग्लिश और मैंडरिन के बाद तीसरा स्थान हिंदी का है। ये जो इसकी यूनिकनेस है, इसकी विशिष्टता है, इसको लोकप्रिय बनाती है। हिंदी सिनेमा का भी बहुत योगदान है इसको लोकप्रिय बनाने में, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो साहित्य की, जो हिंदी की जो ब्यूटी है, उसका तो है ही। ये मेरी मातृभाषा है और मैं इसी भाषा का प्रयोग इस अपलोड में करूंगी। और यही भाषा मैं अक्सर बोलती हूं क्योंकि ये मेरी भाषा है और मुझे इस भाषा पे गर्व है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूं और इलाहाबाद तो गढ़ है हिंदी का, हिंदी साहित्य का, साहित्यकारों का। आप नाम लीजिए, अभी निराला को आपने सुना, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इस भाषा की जो विशिष्टता है उसकी बात करना बहुत आवश्यक है। एज एन एजुकेटर जब मैं भाषाओं की लड़ाई सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर लड़ाई, ये भाषा बोलो वो भाषा बोलो। भाई क्यों? दोनों की तो जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो संस्कृत में ही है। फिर लड़ाई कैसी? साउथ में तमिल या और भाषाओं को लेकर के वो हिंदी के साथ विवाद क्यों? किस लिए? भाषा माध्यम है हमारी बात आप तक कहने का और आपकी बात समझने का। अगर वो हम कर रहे हैं तो लड़ाई कैसी, झगड़ा कैसा? और ख़ास तौर पे जो आज एक लड़ाई हिंदी और उर्दू की है, उसका तो मुझे कोई बेस ही समझ में नहीं आता। आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि हिंदी और उर्दू अलग नहीं थी, ये एक ही भाषा थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका विभाजन हुआ। 1857 के रिवोल्ट के समय कुछ सुगबुगाहट हुई और उसके बाद धीरे धीरे नास्तलिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा उर्दू हो गई, मुसलमानों की भाषा, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी हो गई, हिंदुओं की भाषा। और ये दोनों भाषाएं हमारे संविधान में सरकारी भाषाओं के तौर पे अडॉप्टेड हैं। लेकिन पहले ये एक ही थी और हमारा साहित्य भरा पड़ा है। आप सबसे पहला प्रामाणिक काव्य पृथ्वीराज रासो पढ़िए, उसकी भाषा क्या है? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, अंगुल अष्ट प्रमाण। ये है संस्कृत के शब्द और सुल्तान है फारसी, लेकिन साहित्य और भाषा हिंदी। अवधी में मुल्ला दाऊद की सूफी पोएम्स का कलेक्शन चंदयान, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, या फिर आप बात करिए अमीर खुसरो की, जिन्होंने हिंदवी में भी लिखा, फारसी में भी लिखा और अवधी में भी लिखा।
खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये है सुंदरता, ये है इतिहास हमारी भाषा का, ये है साहित्य जो हमें पढ़ाया जाता है हायर स्टडीज में। जब खुसरो के गुरु का निधन हुआ तो उन्होंने जो पंक्तियां लिखी उसमें कहीं भी फारसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई अब देश। कबीरदास की भाषा, जिसको सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय के उत्तर भारत में जो प्रचलित बोलियां थीं उनका समावेश बहुत सुंदरता से किया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देखिए ये सुंदर मिश्रण। और जो आप ये पाएंगे कि जिन्होंने जो हमारे साहित्यकार जिनको आजकल हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम घरों में अगर वो जन्म लिया तो उन्होंने किस तरह से बिना फारसी शब्दों के प्रयोग के लिखा और कृष्ण भक्ति भी लिखी। जब ब्रज बोली में हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो सूरदास और मीराबाई के साथ साथ रसखान का भी नाम आता है। और वो कृष्ण भक्ति में क्या कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और जो साहित्यकार जिन्होंने हिंदू घरों में जन्म लिया उन्होंने फारसी का प्रयोग भरपूर किया। किसी का भी नाम ले लीजिए आप, गोस्वामी तुलसीदास की बात करिए तो उन्होंने भी अपनी रचनाओं में फारसी का प्रयोग अच्छी तरह किया। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं धुर विनया की वानी। गरीब निवाज शब्द का प्रयोग। हनुमान चालीसा में सहस्त्र बदन तुमरो जस गावे, बदन शब्द की जड़ रूट कहाँ है, संस्कृत में या फारसी में। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, डेरा शब्द का जो अगर आप रूट देखने जाएंगे, जड़ देखने जाएंगे तो कहाँ मिलेगी आपको, ये सोचने की बात है। फिर उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी और रामचरितमानस का जो प्रकाश था वो सब जगह फैल गया। और अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को तुलसीदास जी के पास भेजा एक प्रपोजल के साथ कि आप हमारे दरबार में आइए, हम आपको पुरस्कृत करेंगे, आपको पेंशन देंगे और आपको मनसब देंगे। और तब तुलसीदास ने जो जवाब दिया वो एक दोहे के रूप में दिया। और वो दोहा क्या है, हम चाकर रघुवीर के पट्टो लिखो दरबार, अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। तो मनसबदार शब्द या दरबार शब्द ये क्या है, ये फारसी शब्द है और उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग किया। इस सुंदरता को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी और उर्दू के विभाजन की बात करते हैं तो हमारे हिंदी साहित्य को ही छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी अगर आप देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र जिनको फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर कहा जाता है, उन्होंने भी जो रचनाएं करी वो ऐसी भी करी जिसमें कोई फारसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, और एक तरफ उन्होंने गज़ल और शेर भी लिखे। जब ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों ने ये विभाजन नहीं किया तो हमारी और आपकी क्या औकात है कि हम करें, और हम क्यों करें। ये विभाजन तो राजनीतिक ही रहा है हमेशा से, उसको राजनीतिक ही रहने दीजिए, क्योंकि नेताओं के पास कुछ और बढ़िया करने को है नहीं, लेकिन हमारे और आपके पास तो है ना। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक नेताजी को बोलते हुए सुना कि अंग्रेजी भाषा ने हिंदी की बहुत क्षति करी है। अब क्षति अंग्रेजी भाषा ने तो शायद नहीं करी, ऐसे लोगों ने जरूर करी जो हिंदी सही से बोल नहीं सकते। उनका व्याकरण, उनका उच्चारण
सब गलत है और बात हिंदी की करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। और इससे हमें क्या हासिल होगा? हमें और आपको तो इस चक्कर में पड़ना नहीं है। हमें तो भाषा का सम्मान करना है, भाषा की रियल हिस्ट्री को समझना है और अपने साहित्य को छिन्न भिन्न नहीं करना है। अब आप थोड़े से बड़े जो बच्चे हो जाते हैं, 9, 10, 11, 12 में आ जाते हैं या और कॉलेजेस में चले जाते हैं, उनसे कभी पूछिए या बहुत सारे और भारतीयों से पूछिए कि क्या आपको हिंदी की वर्णमाला याद है? दे कट अ सॉरी फिगर एंड दे से नो। उनको ठीक से याद नहीं होता है। क्यों नहीं याद होता है? क्या वजह है इसके पीछे? क्यों नहीं हिंदी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है? क्यों हम भूल जाते हैं? और फिर हम कहते हैं हिंदी हमारी मातृ भाषा है। भाषा नहीं है भाई, भाषा है। क्षति नहीं है, क्षति है। हिंदी की वर्णमाला में कुछ ऐसे स्वर हैं जो और किसी भाषा में नहीं मिलते हैं, चाहे वो ज्ञ ले लीजिए, कोष्ठक वाला श ले लीजिए या फिर क्ष, क्षमा, कक्षा। लोग कहेंगे कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा में कैसे पढ़ सकते हैं भाई? कक्षा पहन सकते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं। सही बोलना आवश्यक है, नहीं तो मतलब ही पूरा बदल जाता है। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, टेलीविज़न पे भी और फिल्मों में भी हम सुनते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब ये होने लग गया है और इसको रोकना है, इसको रोकना है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी की एक बहुत अच्छी बात है, जो पहले मैं आपके सामने उनका एक शेर पढ़ूंगी। वो लिखते हैं, गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जाने मन त्योहार होली में। इसमें देखिए कैसे उन्होंने फारसी शब्दों का प्रयोग किया और बहुत अच्छे से किया। और दूसरी तरफ उनकी एक मुकरी है, तीन बुलावे तेरा आवे, निज निज विपदा रोए सुनावे, आंखों फूटे भरा न पेट, कौन सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट शब्द कहाँ से आ रहा है? अंग्रेजी का है, लेकिन उन्होंने कितनी सुंदरता से इसको वहां शामिल किया है। एक हम और आप हैं जो लड़ रहे हैं, तो रिस्पेक्ट कीजिए, अपने व्याकरण को सही कीजिए, अपने उच्चारण को सही कीजिए और ये समझिए कि हम जो दिन भर रोज की जिंदगी में भाषा बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप क्या कहते हैं जब आप जमीन खरीदने या बेचने जाते हैं? क्या कितने लोग ये बोलते हैं भूमि क्रय विक्रय करने जा रहे हैं? कितने लोग ये बोलते हैं कि हम चिकित्सक के भवन में औषधि प्राप्त करने जा रहे हैं? नहीं ना, आप यही कहते हैं तबीयत खराब है, हम दवा लेने जा रहे हैं। तो इस बात की रिस्पेक्ट करिए। फिर गलत हिंदी और भी तरीके से लोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? क्या खाई हो, क्या करी हो। अरे भाई, क्यों ऐसी हिंदी बोल रहे हैं? ये सम्मान नहीं है, ये आदर नहीं है, ये अनादर है भाषा का। क्या कर रही हो, तुमने क्या किया है, तुम क्या की हो नहीं, तुम क्या खाई हो नहीं, तुमने क्या खाया है, तुम क्या की हो नहीं, तुमने क्या किया है। तो फ फ का अंतर, ज ज का अंतर, श स का अंतर भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। फल फूल को फल फूल बोलते हैं। आपके लिए फूल लाया हूं, ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। फूल तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, फूल लाइए तो शायद एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फूल लेकर जाना तो सही है, लेकिन फूल लेकर जाना कहाँ सही होगा? Nobody will accept a fool. So बेसिकली हमें ये समझना है कि भाषा की लड़ाई में ना पड़ के हम भाषा का और सम्मान बढ़ाएं, इसको और लोकप्रिय बनाएं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। हमारी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, हमारी ग्रामेटिकल स्किल्स बढ़ाएं। और अगर हम ये बढ़ाएंगे और भाषाओं को सबको अच्छे से समझेंगे
तो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स भी बढ़ती हैं, और जब कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती हैं तो आप बेटर बनते हैं, आप इंटेलिजेंट होते हैं, आप स्मार्ट होते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हद तक एनहांस होती है। कबीरदास जी की एक बात मुझे याद आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप बैर मत करें, नफरत मत फैलाएं, क्योंकि भाषा का विभाजन की बात करते ही हम नफरत फैलाते हैं। भाषा का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मानवता जरूर कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है और नफरत फैलती है। नफरत मत फैलाइए, प्रेम की बात करिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने में प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।